वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का मतलब समझेंगे और फिर इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। डिकम्पोज करना, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को तोड़ना। एक किसी सब्सटेंस को, एक किसी रिएक्टेंट को, एक किसी केमिकल को दो या दो से ज्यादा चीजों में तोड़ देना, उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। किसी भी चीज को तोड़ने के लिए ताकत की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी किसी भी फॉर्म में प्रोवाइड की जा सकती है। जैसे कोई लकड़ी को तोड़ता है तो मैकेनिकल एनर्जी का यूज करता है। अगर आप किसी भी चीज को तोड़ने की कोशिश करते हो तो आपको किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी या ताकत देनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर हम किसी केमिकल को तोड़ते हैं तो भी हमें उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एनर्जी तीन तरीके से प्रोवाइड की जाती है। पहली, हीट की फॉर्म में, कि चीज को गर्म कर दिया वो टूट जाएगी। दूसरा, सनलाइट की फॉर्म में, धूप में रख देते हैं तो ब्रेक हो जाएगी। और तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, जैसे आप मिक्सर का यूज करते हो, किसी भी चीज को ब्रेक करना है स्मॉलर पीसेस में तो हम मिक्सर का यूज करते हैं। तो दीज रिएक्शंस आर अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मींस जिस किसी रिएक्शन को एनर्जी की जरूरत होती है, जिन रिएक्शंस में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, या जब केमिकल एनर्जी लेकर प्रोसेस होता है, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो द रिएक्शंस व्हेन these are the reactions in which a substance, a chemical, a reactant, whatever you can write, breaks into two or more than two substances by absorbing heat is called a decomposition reaction. It is a type of endothermic reaction because energy is absorbed by the reactant in the form of heat, in the form of sunlight, and in the form of electricity. Now let us learn the three types of decomposition reaction. Number one is the thermal decomposition. The names are given. Names कैसे दिए जा रहे हैं? Names according to the type of energy you are providing, उसके अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है। जैसे थर्मल का मतलब होता है हीट, तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जहां पर एक सब्सटेंस को कई सब्सटेंसेस में तोड़ने के लिए हीट का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नंबर टू, फोटोलिटिक decomposition reactions. They can also be called as simply photolysis reaction. What do you mean by photolytic decomposition? Those decomposition reactions where sunlight is used to break a substance into two or more than two substances are called photolytic decomposition reactions. Point number 3 is electrolytic decomposition reactions. इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन का मतलब बनता है वो रिएक्शंस जहां पर किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जा रहा है। कभी भी हम कोई भी डिकम्पोजिशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। यू कैन ब्रेक एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस अगर किसी तरीके से नहीं टूट सकता तो वो इलेक्ट्रिसिटी से तो डेफिनेटली ब्रेक कर ही जाता है। Now let us first learn thermal decomposition reactions. ये कौन सी रिएक्शंस हैं जहां पर एक सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए हीट का यूज किया जाता है, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस।
यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। पहला एग्जाम्पल लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस है। जनरली जब भी हम कोई रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, जहां पर हमें एक्सपेरिमेंट करके पता करना है कि क्या ऐसा होता है, वहां पर हम ऐसी सब्सटेंसेस को यूज करते हैं जो कलर्ड हों, क्योंकि सब्सटेंस को देखकर आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। कलर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कलर चेंज आपको बताएगा रिएक्शन हुई या नहीं हुई। अगर कलर चेंजेस नहीं है, स्टेट चेंजेस नहीं है, तो आपको देखकर ऑब्जर्व करके पता नहीं चलता कि रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। फिर आपको केमिकल एनालिसिस करते हैं, जो एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। काम हुआ या नहीं हुआ, ये कलर चेंजेस से हमें पता चल जाता है। तो जब भी हम कहते हैं कि लेट अस स्टडी बाय एन एग्जाम्पल, तो उसमें हम वो एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं जिसमें कि रिएक्शन के सब्सटेंसेस का कलर चेंज होता हो, ताकि हमें कलर चेंजेस से आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिल जाए। हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में एक बीकर ले लो, एक टेस्ट ट्यूब ले लो, व्हाटएवर सब्सटेंस यू मे टेक। हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस लेते हैं। दिस डॉट रिप्रेजेंट्स द व्हाइट कलर लेड नाइट्रेट सब्सटेंस। इट इज होल्डेड बाय अ टोंग and a burner below it. Burner is providing the heat energy. मतलब हम चेक कर रहे हैं क्या हीट एनर्जी से ये सब्सटेंस ब्रेक हो सकता है, थर्मल डिकम्पोजिशन है या नहीं। इस रिएक्शन में अगर मैं दिखाना चाहती हूं कि यहां पर थर्मल डिकम्पोजिशन हुई है, तो एक से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में हुए तो पता चल ही जाएगा कि डिकम्पोज हुआ है। पर ये डिकम्पोज हीट लेकर, लाइट लेकर या इलेक्ट्रिसिटी से हुआ है, उसके लिए हम कुछ साइन सिंबल्स का यूज करते हैं। हम यहाँ पर एक ट्राइंगल लगा देते हैं। ट्राइंगल इंडिकेट करता है दैट हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन। ये रिएक्शन को हीट से ब्रेक किया जा रहा है, सब्सटेंस को हीट से ब्रेक किया जा रहा है। जैसे ही हम हीट करते हैं, अब हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन में हमें लगेगा कि कुछ ब्राउन कलर की फ्यूम्स इसमें से रिलीज होनी स्टार्ट हुई। ये तो व्हाइट था, ब्राउन कलर की फ्यूम्स रिलीज होनी स्टार्ट हुई। फ्यूम्स रिलीज होती रही, धुआं उठता रहा, उठता रहा, उठता रहा। जब धुआं निकलना बंद हो जाता है, उसके बाद हम टेस्ट ट्यूब को देखते हैं, तो टेस्ट ट्यूब में हमें कुछ येलो कलर का सब्सटेंस नजर आता है। लेड नाइट्रेट से हमें दो कलर्स नजर आते हैं, एक हमें येलो कलर नजर आता है और एक हमें ब्राउन कलर नजर आता है। येलो कलर का लेफ्ट ओवर रेसिड्यू बोलते हैं, जो बाद में बच जाता है उसको रेसिड्यू बोलते हैं। सॉलिड विच इज लेफ्ट एट द लास्ट, जब सब कुछ खत्म हो चुका तब जो लास्ट में बचा है उसे कहते हैं रेसिड्यू, जैसे हवन की राख। जो धुआं उठ रहा था इसमें वो ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन कलर की फ्यूम्स नजर आती हैं, कुछ गैसेस बनती हैं जो कि ब्राउन कलर की नजर आती हैं। ये है हमारी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हमें क्या नजर आता है, we observe, although I am drawing it with the blue color, but the color which is released from the test tube is of brown color. Brown color fumes, और जो लास्ट में सब्सटेंस बच जाता है that is the yellow colored lead oxide. अब जब इनको एनालाइज करते हैं, ये तो हमें समझ आ गया, एक व्हाइट था उससे दो कलर हैं, इसका मतलब दो सब्सटेंस तो बने। इसका मतलब दिस सब्सटेंस हैज बीन ब्रोकन इनटू टू सब्सटेंसेस, वन हैविंग येलो कलर, अनदर हैविंग ब्राउन कलर। लेकिन जब एनालाइज करते हैं तो ब्राउन कलर में भी हमें दो फ्यूम्स नजर आती हैं, एक ब्राउन और एक कलरलेस। अब कलरलेस ब्राउन में मिलके ब्राउन ही नजर आती है। तो हमें कौन कौन सी दो कलर्स, कौन कौन सी गैसेस इसमें से मिलेंगी, एक मिलेगा लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का है, एक मिलेगा हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का है, और एक मिलता है हमें ऑक्सीजन जो कि कलरलेस है। दिस इज येलो कलर्ड सब्सटेंस, लेफ्ट ओवर सब्सटेंस,
ये है आपका ब्राउन कलर फ्यूम्स और ये आपकी कलरलेस। This is the first example of thermal decomposition. Now the second example of thermal decomposition is iron sulfate heptahydrate. इसका नाम है iron sulfate hepta means 5, hydrate means water. 7 moles of water are associated with it. 7 moles, hepta means 7 moles of water are associated with it. इसका मतलब क्या होता है, जैसे एक बाउल के अंदर अगर हम मार्बल्स या कंचे भर देते हैं, उसके बाद उसमें मिट्टी डालते हैं तो मिट्टी कंचों के बीच में चली जाती है, नजर नहीं आती। कंचे नजर आते हैं बाहर से, लेकिन उसके अंदर मिट्टी भी होती है। लाइकवाइज जब सब्सटेंस पानी में से बनने लगता है तो उसके अंदर कुछ पानी लेटिस स्पेसिस में रह जाता है। ये वाटर ना तो उससे जुड़ा होता है ना अलग होता है। हम इसको लिखते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका कलर है ग्रीन। अगर टेक्निकली नाम दिया जाए तो आयरन इसमें 2 वैलेंसी में है, इसका नाम बनता है फेरस सल्फेट। अगर कभी आयरन 3 वैलेंसी में होता है तो हम उसको लिखते हैं फेरिक सल्फेट। नाउ व्हेन वी स्टार्ट हीटिंग इट, हमने हीट किया है, हम इसको टेस्ट ट्यूब से दिखाते तो इस तरीके से दिखाते, और हम इसको नॉर्मल बिना लिखे दिखाना चाह रहे हैं तो हम इस पर ट्रायंगल लगा देते हैं। आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट में जब ब्रेक करता है हीट करने पर तो हमें 2 सब्सटेंसेस मिलते हैं, FeSO4 प्लस 7 मोल्स ऑफ H2O। FeSO4 और 7 H2O के मॉलिक्यूल्स बने। इसको जब हम फर्दर हीट करते हैं, फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, जब हम इसको और हीट करते चले जाते हैं, पहले तो क्या हुआ, कलरलेस धुआं उठा, लास्ट में ग्रीन कलर ही बच गया। पहले भी ग्रीन था, ये भी ग्रीन है, और कलरलेस फ्यूम्स आपको नजर आई। ये कलरलेस फ्यूम्स वाटर की होती हैं। कुछ वाटर ड्रॉपलेट टेस्ट ट्यूब के साइड में भी नजर आ सकती हैं। अभी तो ये हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस में बदला है, पानी सारा धुआं बनकर चला गया। वो पानी इस रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ ब्रेक नहीं हुआ। द सब्सटेंस वर ऑलरेडी हैविंग डिफरेंट आइडेंटिटी, वो सिर्फ सेपरेट हुए हैं, दे आर नॉट ब्रोकन, इसलिए हम इस वाले पार्ट को थर्मल डिकम्पोजिशन मेंशन नहीं करते हैं। नाउ व्हेन वी फर्दर हीट आयरन सल्फेट, अगर हम FeSO4 को फर्दर हीट करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन शो करते हैं, तो FeSO4 ब्रेक करता है, हमें तो 3 सब्सटेंसेस मिलते हैं। या ये कह लीजिए, जब हम ग्रीन कलर FeSO4 को फर्दर हीट करते हैं तो हमें कुछ कलरलेस गैसेस नजर आती हैं, धुआं उठता हुआ नजर आता है, जिनकी ऐसी स्मेल होती है जैसा कि एक टायर जल रहा हो या रबड़ जल रही हो, ऐसा कोई धुआं उठ रहा हो, ऐसी कोई स्मेल हो, तो ऐसी हमें उसमें ऑब्जर्व होती है। तो जो ये धुआं उठ रहा होता है, इस धुएं के खत्म होने के बाद जब हम टेस्ट ट्यूब को देखते हैं तो हमें उसमें लास्ट में एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस बचा हुआ नजर आता है। इट मीन्स वी ऑब्जर्व 2 things, one a brown color residue and another a colorless having burnt smell gases। इनको एनालाइज करने पर हमें पता चलता है द ब्राउन कलर रेसिड्यू इज ऑफ Fe2O3, और जो ये कलरलेस गैसेस रिलीज हुई हैं, दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। Fe2O3 is called ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. In this manner, FeSO4 has thermally decomposed into 3 substances, ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Mixture of these gases are seen to be released from the test tube during the experiment. These 2 examples show us a thermal decomposition reaction. Now let us take the second type of decomposition, which is electrolytic decomposition.
Now let us learn the second type of decomposition reaction, which is called electrolytic decomposition reaction. इस रिएक्शन में हम एक सब्सटेंस को दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी देकर हम एक सब्सटेंस को ब्रेक करेंगे। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल की वायर लेनी होती है। साथ साथ जिस भी इंस्ट्रूमेंट में हम ये काम करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से बचाना होता है, ताकि बाहर कोई जो उसको भी होल्ड कर रहा है उसको इलेक्ट्रिसिटी शॉक ना लगे। अब इसके लिए हम लेते हैं एक प्लास्टिक जग। अगर आप कंच लेते हो तो भी ठीक है, प्लास्टिक लेते हो तो भी ठीक है। स्टील, लोहा या किसी भी मेटल आर्टिकल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोहे की कोई चीज लेते हो तो आपको टच करने पर उसको करंट लग सकता है। तो वी आर टेकिंग अ प्लास्टिक मग, प्लास्टिक कंटेनर, जग, बीकर, यू कैन टेक दीज टू सब्सटेंसेस। इसके बाद जिस भी सब्सटेंस को हमें ब्रेक करना होता है हम उस सब्सटेंस को इसमें लेना प्रेफर करते हैं। सपोज कीजिए हमें वाटर को ब्रेक करना है तो हम यहाँ पर वाटर इस कंटेनर के अंदर भर देते हैं, लेकिन पानी प्योर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। अगर कोई पानी प्योर है तो उसमें बिजली की तारें अगर गिर भी जाती हैं तो वो करंट नहीं लगेगा, क्योंकि वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस ही नहीं करेगी तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी और वो ब्रेक कैसे करेगा। तो वाटर में थोड़ा सा अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिसिटी को पानी के अंदर से लेकर जाएगा। सेकेंडली, सल्फ्यूरिक एसिड भी अगर इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक हो जाए तो हमें साइड प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं, हमें प्रोडक्ट वही मिलेगा जो वाटर की ब्रेक होने से मिल रहा है। साइड रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। जब वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस कराने के लिए हमने अरेंजमेंट की, अब हमें प्रोवाइड करना है इलेक्ट्रिकल एपरेटस, सारा ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ प्रोवाइड करे। उसके लिए हम सॉकेट्स में जो दो सॉकेट्स हैं ये करके नहीं देखना है, उसमें दो कोई भी वायर्स ली, वायर ऐड की और उन दो तारों को पानी के अंदर ड्रॉप कर दिया। फिर इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही स्विच ऑन करोगे इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस होने शुरू हो जाएगी। लेकिन ये आपने अपने आप से अपने घर पर नहीं करके देखना है, ये सिर्फ वही करते हैं जिनको इसमें एक्सपर्टीज होती है, अदरवाइज आपने करके नहीं देखना है। आपने यहाँ पर आइदर टू वायर्स इसमें ऐड कर दी, और या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक बैटरी लेते हैं, सेल लेते हैं, वही सेल जो वॉच में लगते हैं उसी टाइप के सेल आते हैं। 5 वोल्ट की हमें बैटरी देनी है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर 2 रॉड लेते हैं, 2 रॉड 2 तारे भी हो सकती हैं। ग्रेफाइट की रॉड हो तो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पानी लिया है। कोई भी मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या ग्रेफाइट कंडक्ट करता है। मेटल्स अगर आपने यूज किए यहाँ पर तो मेटल की तार पानी से रिएक्ट कर जाएगी, कोरोड कर जाएगी और फिर वो काम करना बंद कर देगी। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, पानी से रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए ग्रेफाइट का मटेरियल लेना प्रेफरेबल होता है। हमने यहाँ पर ग्रेफाइट का मटेरियल लिया ताकि वाटर से रिएक्ट ना करे। अगर कोई मेटल लेते इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो वो वाटर से रिएक्ट कर जाता। हमने यहाँ ग्रेफाइट लिया। अब ग्रेफाइट को हमने पानी में ऐड किया। पानी में ग्रेफाइट की रॉड को हमने होल्ड किया कॉर्क से और फिर इसका कनेक्शन दिया हमने बैटरी से। अब वाटर की ब्रेकडाउन से गैसेस रिवॉल्व होती हैं। ये गैसेस हमें चेक भी करनी है कैसी हैं। गैसेस तो सारी धुआं बनकर उड़ जाएगी। अगर गैसेस सब धुआं बनकर हवा में ही चली जाती है तो फिर हम उसको टेस्ट कैसे करेंगे, हम उसको पता कैसे करेंगे? तो हमें गैसेस को होल्ड करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। उसके लिए हमने यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब हमने कैथोड और एनोड पर इन्वर्ट करके और कैथोड एनोड को कवर कर दिया ताकि जो भी यहाँ से गैसेस हो वो इसके अंदर इकट्ठे हो जाए। नाउ जैसे ही हम सर्किट में करंट ऑन करते हैं, पानी में से इलेक्ट्रिसिटी जाती है। पानी नॉर्मली ना धूप से टूटता है ना गर्मी से टूटता है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक करता है।
पानी यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में बनेगा। हाइड्रोजन गैस H+ से बनती है, ऑक्सीजन गैस OH- से बनती है। तो जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनोड और कैथोड में, कैथोड पर इकट्ठा होता है। पहले वाटर H+ बनाएगा, H+ विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव रॉड, जिसको हम कहते हैं कैथोड। इसको कैथोड क्यों कहा जाता है? जो कैटायंस को अट्रैक्ट करे वो कैथोड खुद नेगेटिव होगी, जो एनायंस को अट्रैक्ट करे वो एनोड खुद पॉजिटिव होगी। तो पहले वाटर से जो H+ बना दैट विल अट्रैक्ट टू कैथोड, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहाँ से H2 में बदल जाता है और H2 इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। गैसेस आर हैविंग अ टेंडेंसी टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वो ऊपर की तरफ फिर इकट्ठा हो जाता है। लाइकवाइज ऑक्सीजन जो बना, ऑक्सीजन यहाँ से बनकर अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है और ऑक्सीजन यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। हाइड्रोजन अगर मैं देखूं तो बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से जितनी ऑक्सीजन है उससे डबल हाइड्रोजन बनती है। तो अगर हम यहाँ चेक करें कि कितनी गैसेस बनी हैं, तो जितनी कैथोड पर वॉल्यूम इकट्ठी होती है, एनोड पर उससे हाफ इकट्ठी होती है, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन जितना है उससे आधा ऑक्सीजन होता है। तो वाटर इस तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। अगर H2O की जगह हम NaCl लेते सॉलिड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में डू नॉट कंडक्ट। अगर हम NaCl लेते लिक्विड फॉर्म में और इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते, इलेक्ट्रिसिटी के लिए सिंबल हम ये लिख देते हैं, सिंपल, कोई वैसे स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, जस्ट लिख देते हैं ताकि हमें पता रहे। Na और Cl ब्रेक करता है, Na+ और Cl- प्लस विल बी कलेक्टेड टू कैथोड, Ni- will be collected to anode. Na+ will change into sodium metal और ये इकट्ठा हो जाएगा आपका कैथोड पर। Cl- will convert into Cl2 और ये इकट्ठा हो जाएगा आपका एनोड पर, राइट। लाइकवाइज अगर हम लेते हैं Al2O3, अगेन दिस इज टू बी टेकन इन द लिक्विड फॉर्म। इसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये पहले सेपरेट हो जाते हैं, मतलब एल्यूमिनियम आयन सेपरेट हो गया ऑक्साइड आयन से। दिस विल गो टू कैथोड और दिस विल गो टू एनोड। कैथोड पे ये बदलेगा एल्यूमिनियम एटम में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके और ये बदल जाएगा ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर और एल्यूमिनियम आपको कैथोड पर इकट्ठा हुआ मिल जाएगी। In this manner, we can break the substances by providing electricity into two or more than two substances. Next is the third category, that is the photolytic decomposition. Now the third example, हम photolytic decomposition reaction करते हैं। Photo means sunlight, lysis means breakdown. जब हम किसी सब्सटेंस को सनलाइट प्रोवाइड करके ब्रेक करते हैं उसे कहा जाता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिल्वर के कंपाउंड्स जब फोटोग्राफी होती है, फोटोग्राफी कहा ही इसलिए जाता है कि वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। फोटोग्राफी में जो फिल्म यूज होती है दैट हैज सिल्वर ब्रोमाइड सब्सटेंस, जो कि धूप की फ्लैश से ब्रेक हो जाता है। And this is the main logic behind photography. सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, ये दोनों कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनको सनलाइट से अगर एनर्जी मिले तो ये उस एनर्जी की हेल्प से ब्रेक कर जाते हैं। अब अगर हमने इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करना है, सनलाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला Hν। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द रेडिएशंस, तभी हम Hν लिखते हैं। अगर हम एक कंटेनर में, एक चाइना डिश हो, एक नॉर्मल कोई प्लेट हो, कंटेनर हो, उसमें एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस AgCl हम रख देते हैं और इसको ले जाकर धूप में रख देते हैं। धूप में रखने के कुछ देर बाद अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस ग्रे कलर में चेंज हो चुका होता है। चांदी का कलर होता है ग्रे, ये ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा। इसकी ग्रे कलर में चेंज होने के साथ आपको और कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन जब हम ग्रे कलर को चेक करते हैं तो दैट इज ड्यू टू सिल्वर सब्सटेंस, चांदी की वजह से होता है।
फिर ये क्लोरीन कहाँ गया, क्लोरीन इसका मतलब इसमें से सेपरेट होकर इवॉल्व हो गया, वो एटमॉस्फेयर में चला गया। लाइकवाइज अगर हम व्हाइट कलर सिल्वर क्लोराइड की जगह सिल्वर ब्रोमाइड को यूज करते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड ब्रेक कर जाता है, ये भी ग्रे कलर का सिल्वर, और साथ में आपको प्रोवाइड करता है ब्राउन कलर का, सॉरी नॉर्मल आपको प्रोवाइड करता है ब्रोमीन। कलर क्यों नहीं लिख रहे हैं हम, क्योंकि ये ऑब्जर्व नहीं होता, थोड़ा थोड़ा बनता रहता है, एनवायरमेंट में चला जाता है, इकट्ठा रिलीज नहीं होता, तो आपको कलर इसका नजर नहीं आता। अदरवाइज ब्राउन कलर की होती है ब्रोमीन। दिस इज द टाइप ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जो क्लोरोफिल करता है प्लांट का, दैट इज ऑल्सो अ फोटोलिसिस एग्जाम्पल। प्लांट जब फोटोलिसिस करता है तो वाटर को सनलाइट की मदद से तोड़ देता है। मैंने कुछ देर पहले आपको कहा कि पानी को किसी भी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता। फिर यहाँ पर ये सनलाइट की हेल्प से क्यों टूट जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल में ताकत होती है सनलाइट को इतनी स्ट्रॉन्ग अमाउंट में इकट्ठा करने की कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बराबर हो जाती है और वाटर का ब्रेक डाउन हो जाता है। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। दिस वॉज ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थैंक यू।